Hello everyone. So here we are with the next session. बेसिकली जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी चैप्टर 1 के लिए, उसका आज थर्ड क्लास है और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंटेलिजेंस क्या होता है, उसकी थ्योरीज किसने क्या दी हैं, किस तरह से अटेम्प्ट्स किए गए उसे स्टडी करने के लिए, और हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. आई होप वो सब आपको समझ में आ गई होंगी. अब आज हम ये करने वाले हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं इंटेलिजेंस में. ये तो हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था कि देखो, जो इंसान होता है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हो, जैसे कि हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, बेसिकली जो जाइगोट से डिफ्यूज होके बनते हैं, जब एक एम्ब्रॉय बनता है, जैसे कि एक जो एग है, जब वो स्पर्म से फ्यूज करता है, उसके बाद वो ब्रेक होके दो चीज़ों में बनता है, वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं. उनमें भी कहीं ना कुछ डिसिमिलैरिटीज होती हैं. तो हमें ये देखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे कैसे किस किस में किस एरिया के उससे होते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि नेचर और नर्चर का क्या रोल है. तो उसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देखो, नेचर होता है जो हमें जीन से मिला है, इनहेरिटेड है, हमें जेनेटिक्स से मिला है. जबकि जो नर्चर होता है वो होता है कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपको किस तरह से पालन पोषण किया गया है, आप कैसे स्कूल में पढ़ते हो, खाने पीने का आपको किस तरह से प्रोवाइडेड है चीज़ें, या आपको स्पोर्ट्स गेम्स एजुकेशन सबके लिए आपको क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, वो सब चीज़ें आपकी नर्चर में आती हैं. सो नेचर एंड नर्चर का कुछ ना कुछ रोल होता है जिससे इंटेलिजेंस बनता है. और इस सब के बाद एंड में हम ये कॉन्क्लूड करेंगे कि किसका कितना क्या रोल है, किसका कितना रोल नहीं है. ओके. तो अगर हम सबसे पहले देखें, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, अगर उन्हें आप एक साथ रखो, एक फैमिली में रखो, तो उनका जो कोरिलेशन है वो 0.9 होगा, विच इज़ वेरी हाई. मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअली सेम है अगर उन्हें हम सेम एनवायरनमेंट में रख रहे हैं और वो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं. ठीक है. जबकि अगर आइडेंटिकल ट्विन्स को आप दूर रखो ना, या फिर दूर भी क्या, आप अलग एनवायरनमेंट में रखो, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रखो, जैसे मान लो दो जुड़वा बच्चे थे, उनको आपने अलग अलग जगह पर किसी ने अडॉप्ट कर लिया, तो उनका इंटेलिजेंस जो है वो चेंज हो जाता है 0.72 तक. मतलब वो थोड़ा कम हो जाता है. अब क्यों कम हो गया? क्योंकि यहाँ पर रोल किसका आया? नर्चर का. क्योंकि नेचर का, जेनेटिक्स का रोल तो दोनों में सेम है, फर्क किस में है? नर्चर में. सो ये रेफरेंस वहाँ पे आया. इसके अलावा जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स क्या होते हैं? व्हेनेवर देयर आर टू डिफरेंट एग्स एंड दे फ्यूज विद टू डिफरेंट स्पर्म्स, दीज आर फ्रेटर्नल ट्विन्स. वो कोरिलेट करते हैं आपस में ऑलमोस्ट 0.60, जो कि आधे से थोड़ा ज़्यादा है. इसके अलावा जो भाई बहन है जिन्हें हम साथ में रखें, तब भी उनका कोरिलेशन 0.5 आता है. लेकिन अगर भाई बहनों को, जो कि नॉर्मल सिबलिंग्स हैं, उनको हम दूर रखें तो 0.25, या डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रखें तो 0.25. तो आपको देखना है कि किस तरह से जीन्स और किस तरह से जो आपके एनवायरनमेंट होता है, उन दोनों के रिलेशन से हमारे इंटेलिजेंस में भी फ़र्क आता है. ठीक है. तो एक चीज़ यहाँ पे हमें ये देखनी है कि जिनकी फैमिलीज जो है डिसएडवांटेज्ड होती हैं, जो थोड़े से पैसे जिनके पास कम होते हैं, फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होती हैं, अगर उन्हें कोई अच्छे फैमिली वाले लोग अडॉप्ट कर लें तो उनका इंटेलिजेंस जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है. इसका मतलब कि जो लोगों के पास खाने पीने की कुछ कमी है, स्कूल फैसिलिटीज़ कम है, तो उनकी इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इन कंपैरिजन टू द अदर पीपल कम होगी. ठीक है. और लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो हमारा हेरिडिटी है या जो हमारा नेचर है, वो एक रेंज सेट करता है कि हाँ, इतना तक आप ऊपर या नीचे जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. सो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है. मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी. स्टिल इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन ऑलवेज पिंग, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, विल क्लियर द डाउट्स. देन यू हैव असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस का असेसमेंट कैसे हम करते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि इंटेलिजेंस क्या है, तो उसे हमें फाइंड भी करना है. तो 1905 में एल्फ्रेड बिने और थियोडर सिमन ने मिलकर के एक टेस्ट बनाया कि हम इसे बनाएंगे, इंटेलिजेंस हम चेक करेंगे. फिर 1908 में जो है साइकिल स्केल को रिवाइज किया गया और उसमें मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया गया. ओके. उसके बाद मेंटल एज बेसिकली क्या होती है? एक ऐसा मेजर कि उन्हीं के एज के दूसरे बच्चे कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम मेंटल एज कहते हैं. क्रोनोलॉजिकल एज तो सिंपल होती है कि भाई आपका बर्थ हुआ है और उसके बाद से आप जो है कितना कर पा रहे हो. ठीक है. तो विलियम स्टर्न जो थे, उन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया. विलियम स्टर्न ने इंटेलिजेंस क्वेश्चन का टर्म दिया, और
फिर लुइस टर्मेन ने ये फॉर्मूला दिया दैट IQ इज इक्वल्स टू MA बाय CA इंटू 100। एग्जाम में आ जाता है कई बारी। सो इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो मेंटल एज को जब हम डिवाइड करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज से एंड देन उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वो हमारा आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का जो एज है वो 6 ईयर है, ठीक है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 6 ईयर है, 6 साल का बच्चा है, और उसे हमने क्वेश्चन दिया तो टेस्ट में भी जो उसकी मेंटल एज आई वो 6 आई। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो उसका IQ 100 है, राइट, बिकॉज 6 से कट जाएगा तो 100 का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डेसिमल्स हट जाएं। तो इससे आपका IQ आ गया कि ये 100 है और 100 लेवल पे उसका इंटेलिजेंस है, राइट। अब इंटेलिजेंस जो होता है वो आपके 70 बिलो, मतलब ऑब्वियसली ऐसे सारे नंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग से लेकर के पूरा रेंज तक चलता है। अब उसे हम बनाते किस में, उसे बनाते हैं हम नॉर्मल कर्व में। आपको यहाँ पे ये समझना है, जो MCQ में भी एक बार क्वेश्चन आया था, नॉर्मल कर्व होता है बेल शेप्ड कर्व। देख रहे हो आप, एक बेल जैसा लग रहा है, घंटी जैसा, इट्स अ बेल शेप्ड कर्व, जहां पर सिमेट्री होती है। मतलब अगर आप यहाँ से इसे कट करोगे तो यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल इक्वल पॉपुलेशन है, राइट, 50-50। और ये बात भी है कि ये जो होती है वो मीन के आसपास होती है, बिकॉज ये मीन है, जो 100 है वो मीन है। तो मीन से आगे कुछ लोग होंगे और मीन से नीचे कुछ लोग होंगे IQ में, वेरी सिंपल। उसके बाद इसमें आप ये देख सकते हो कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना वो मीन के आसपास ही होती है, ठीक है। मतलब आप हर जगह देखोगे कि पॉपुलेशन का ज़्यादा एरिया मीन के आसपास है। मतलब ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनका जो इंटेलिजेंस है वो एवरेज लेवल होता है। बहुत ही कम पॉपुलेशन है जिसका IQ बहुत कम होगा, या बहुत ही कम पॉपुलेशन है जिसका IQ बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो ये टेबल आप देख सकते हैं इसे लर्न करने के लिए। एवरेज IQ जो होता है वो 90 to 110 तक मान लो। देन उसके बाद हाई एवरेज, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, लो एवरेज, बॉर्डर लाइन एंड इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी आपकी बिलो 70 से स्टार्ट होती है। आई होप दिस इज क्लियर। आप ये तो आपके नंबर्स हो गए, ये आपको रिमेंबर करने पड़ते हैं, कई बार एग्जाम पे आ जाते हैं तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो गोइंग बैक ऑफ इट। तो जैसा मैंने बताया, कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे आर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, और कुछ लोग होते हैं जो काफी ज्यादा, जिनका IQ कम होता है, दे आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, ओके। अब इंटेलिजेंस में वेरिएशन है। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की हम बात करें तो ये डेफिनेशन है DSM के अकॉर्डिंग, that it is significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period. अब इसमें क्या चीजें हैं, सबसे पहली फर्स्ट चीज क्या है, दैट इज सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होनी चाहिए। मतलब कि जो IQ है स्कोर उसका वो 70 से कम होना चाहिए। जिस भी बच्चे का मिल रहा है उसका IQ 70 से कम होना चाहिए, पहली कंडीशन, राइट। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये होती है, सेकंड कंडीशन ये है कि अडेप्टिव बिहेवियर वो बच्चा नहीं दिखाना चाहिए। जैसे कि कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो गया, कुछ भी बदलाव आ गया, या नॉर्मल भी सिचुएशन में बच्चा अगर है तो वो अडेप्ट नहीं कर पाना चाहिए, वो मैल अडेप्टिव होना चाहिए। अगर वो मैल अडेप्टिव होगा तो आप ये बोल सकते हो कि उसको IQ जो है कम है। थर्ड जो फीचर है वो है कि वो डेवलपमेंटल पीरियड में होना चाहिए, यानी 18 साल से पहले पहले वो डायग्नोज हो जाना चाहिए, तभी हम उसे इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से ये चीज़ें क्लियर होती हैं। उसके बाद इंडिविजुअल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप करते हो तो इसमें अकॉर्डिंगली आपके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। जैसे जिसका IQ 55 to 70 है वो माइल्ड है, जो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, शादी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे और जॉब भी हल्की फुल्की जॉब कर पाएंगे। फिर आते हैं मॉडरेट वाले जिनका 35 से 55 तक होता है, वो थोड़े से बेटर होंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, अक्षर ज्ञान लगा पाएंगे, शादी वादी नहीं कर पाएंगे। सीवियर वाले होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा, जिन्हें प्रॉब्लम है, रिलेशंस में भी प्रॉब्लम है बनाने में, पढ़ाई तो छोड़ ही दो। प्रोफाउंड होते हैं जिन्हें कांस्टेंट केयर चाहिए, वो खुद से अपने डेली खाना पीना, वॉशरूम, ये सब काम भी, कपड़े पहनना खुद से नहीं कर सकते। ये कैटेगराइजेशन है, सॉरी। और चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये काफ़ी डिटेल में है, वहाँ पर हम इसे करेंगे ज़रूर। अभी के लिए आपको इतना समझना बहुत ज़रूरी है, इस पर भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। अब इसके ऑपोजिट, जैसा मैंने आपको बताया, आते हैं इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस वाले बच्चे, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, बेसिकली। लेकिन इसमें टैलेंट वर्ड यूज़ नहीं होता, क्योंकि टैलेंट क्या होता है, सिर्फ एक चीज़ के लिए है कि हाँ भाई आप इस चीज़ में अच्छे हो, दैट इज़ टैलेंट।
बट गिफ्टेडनेस बच्चे जो होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस होता है ना ओवरऑल कैपेसिटी, ये बच्चे भी ओवरऑल एबिलिटी दिखाते हैं, जबकि टैलेंट जो है वो एक नैरोअर टर्म है। ध्यान से याद करो, डिफरेंशिएट क्वेश्चन में भी ये आ सकता है 1 मार्कर या 2 मार्कर में। ठीक है, कई बार बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं, जैसे मान लो कोई सिंगिंग में है, तो जैसे हम बोलते हैं कि ये सिंगिंग प्रोडिजी है, जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, सपोज जैसे लता मंगेशकर और लाइक दैट। अब ये बच्चे क्या होते हैं, इनकी एबिलिटी काबिलियत ज़्यादा होती है, ये क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये कमिटेड भी बहुत होते हैं अपनी चीज़ों के लिए कि यू नो वी हैव टू डू दिस, करना है मुझे, नॉवल चीज़ों को ये समझते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब और क्या क्या इनके फीचर्स हैं जो क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। पहला ये कि लॉजिकल थिंकिंग दिखाते हैं ये बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर ये काफ़ी अच्छे से करते हैं, इन्फॉर्मेशन को समझ पाते हैं अच्छे से चीज़ों को जान पाते हैं कि कौन सी एक जैसी हैं और कौन सी अलग अलग हैं। इसके अलावा एडवांस लेवल ऑफ थिंकिंग दिखा सकते हैं, मोटिवेटेड बहुत होते हैं अंदर से, बाहर से गिफ्ट की इन्हें ज़रूरत ही नहीं है, ये इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। इसके अलावा आज़ाद होते हैं और नॉन कन्फर्मिस्ट होते हैं। इनको ये नहीं है कि मुझे दुनिया के जैसा चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, नहीं, इन्हें अपना जो लगता है ये वो बताते हैं और इन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया से कि भाई मुझे दुनिया के साथ रहना है। अपनी अलग बात मनवाएंगे लेकिन अपना सही बोलेंगे। अकेडमिक एक्टिविटीज़ में मतलब मार्क्स वगैरह इनके अच्छे आते हैं काफ़ी ज़्यादा, टीचर्स भी इनकी तारीफ करते हैं और इनको हमेशा बोलते हैं दैट ये बच्चा काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इतना ही करना है इन जनरल। देन वी हैव इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप्स। अब इंटेलिजेंस टेस्ट के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिस तरह से टेस्ट को बनाया जाता है या जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, सो प्लीज़ ध्यान से सुने। इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट में क्या होता है कि इंडिविजुअल इज बेसिकली जहाँ पर हम ये देखते हैं कि आप एक बार में बस एक एडमिनिस्टर कर सकते हो टेस्ट को, राइट? आप एक बार में सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे आप एडमिनिस्टर कर सकते हो, ये नहीं कि आप 10 बच्चों को एक साथ दे सकते हो। जबकि ग्रुप टेस्ट क्या होते हैं, आप आराम से 10, 5, 15, 20 लोगों को एक साथ टेस्ट दे सकते हो, आराम से उसे करा सकते हो। तो यूजुअली जो पेपर पेन वाले पेंसिल के टेस्ट है वो आप ग्रुप में दे सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल टेस्ट कैसे होंगे, जो एकदम देखने वाले, सुनने वाले, एनालाइज करने वाले होंगे। फिर आता है वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस। अब वर्बल में आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम वर्बल में तो सिर्फ आप लैंग्वेज जो बोलते हैं वो होते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है, वर्बल में सिर्फ बोलने वाले ही नहीं जबकि लिखने वाले भी जो टेस्ट हैं वो आते हैं, दैट कम्स इन वर्बल। लिखना या बोलना जिसमें किसी भी प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, जिसके लिए आपको साक्षर होना, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, वो वर्बल टेस्ट है। लेकिन नॉन वर्बल क्या है, जिसमें आपको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंबल से बता सकते हो, टिक मार्क करने का क्वेश्चन है, इस तरह की चीज़ें। जबकि परफॉर्मेंस में भी लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन परफॉर्मेंस में क्या होता है, आपको अपनी साइकोमोटर एबिलिटी यूज़ करनी होती है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ ये पजल लगा के दिखाओ, ये ब्लॉक्स लगा के दिखाओ, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। तो ये रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है, RPM, ये नॉन वर्बल टेस्ट है, इसमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कौन सा फिट आ रहा है आपको बस देख के बताना है, ठीक है। परफॉर्मेंस में आते हैं कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन, जहाँ पर एक पूरा कोर्स ब्लॉक बना होता है, उसमें बताते हैं कि आप ये ब्लॉक जो है जैसा बनाए ऐसा आप बना के दिखाओ इस टाइम पर, तो वो होता है। तीसरी क्लासिफिकेशन है कल्चर फेयर एंड कल्चर बाइस्ड। अब देखो कल्चर फेयर टेस्ट जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ऐसा है कि आप उसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी कल्चर में लगा सकते हो, वो कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करता। लेकिन कल्चर बाइस क्या है, जो सिर्फ आप उसी कल्चर में लगा सकते हो। अब किसी कल्चर में जो आप देखोगे सिकल होता है या फिर जो हल होते हैं वो होते हैं, जिसने वो देखे नहीं है, अगर आप उन्हें लगाओगे, जैसे कि आप बेसिकली अर्बन सोसाइटीज़ में दिखाओगे, बच्चों को नहीं पता वो क्या होता है। एरोप्लेन जैसी चीज़ें आपने बोली, अब एरोप्लेन जैसी चीज़ें आप अगर आप देखते हो तो वो एरोप्लेन जैसी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जो रूरल एरिया में रहते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है, तो आप उन्हें ऐसे टेस्ट दोगे तो वो लोग कैसे कर पाएंगे। तो कल्चर फेयर वो होते हैं जो आप किसी भी कल्चर में लगा सकते हो, जबकि कल्चर बायस्ड होते हैं, एक ही पर्टिकुलर कल्चर के लिए होते हैं और उनको आपको हर कल्चर के हिसाब से ढालना पड़ता है। इसके बाद छोटा सा ये है कि देखो जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं ना, उनका मिसयूज़ भी किया जाता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, स्टिग्मा बना देते हैं कि भाई ये तो बच्चा बेवकूफ़ है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कई बार टीचर्स, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप क्या करते हो कि आप बायसनेस दिखाने लग जाते हो कि आप उसे इंटेलिजेंट समझते हो, तो फिर आप उसकी तरफ बिहेवियर भी वैसा दिखाते हो।
और कई बार ऐसा होता है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं ना, वो क्रिएटिविटी चेक नहीं करते बच्चे की या इंसान की, तो उससे हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये बच्चा क्रिएटिवली कितना कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हम लिमिट सेट नहीं कर सकते कि अगर IQ में इतना आया इस टेस्ट में तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ टाइम। ये गलत है, इस तरह से कुछ मिसयूज भी होते हैं। थोड़ा सा ऐसे लर्न कर लीजिए, कई बार छोटे मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें लर्न करनी है। जैसे NCERT है, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं, ठीक है, विच इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा जो CH राइस थे, उन्होंने बिने टेस्ट को किया, हिंदी में चेंज किया जो इंटेलिजेंस टेस्ट था। ड्रॉ मैन टेस्ट को प्रमिला पाठक ने हिंदी अडेप्टेशन दिया। बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस को SM मोशन ने दिया। भाटियाज बैटरी जो है वो मतलब इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने बनाया है लगाने के लिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो भी कल्चर बाइज टेस्ट हैं उन्हें हम अपने कल्चर में लगाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए उसे हम अडाप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कल्चर एंड इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस का कल्चर के साथ क्या रोल होता है, लेकिन वो हम करेंगे कल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियरली। नहीं भी समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन पे अपनी क्वेरी ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकूं और मैं आपका डाउट्स क्लियर कर सकूं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कल की वीडियो में मिलते हैं, एंड कल की वीडियो में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।